जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए सी सेट के एक इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश के एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 1 से 15 तक के क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग 16 से प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए 16 से 20 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तर देना है। देखिए, द ग्रेट ग्रामर ऑफ पाणिनि विच इफेक्टिवली स्टेबलाइज द संस्कृत लैंग्वेज प्रीसपोजेस द वर्क ऑफ मेनी अर्लियर ग्रामेरियंस। मतलब यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि जो पाणिनि है, इनका जो ग्रामर है, इसने संस्कृत भाषा को स्टेबलाइज किया। ये प्री सपोज करता है बहुत से पहले के ग्रामेरियन की, मतलब जो ग्रामर के ज्ञाता थे। These had succeeded in recognizing the root as the basic elements of the word। मतलब इन्होंने क्या किया है कि जो रूट्स है वर्ड के लिए, जो बेसिक एलिमेंट्स है, उसको इन्होंने मतलब पहचाना है या पहचान दिलाया है। एंड हैड्स क्लासिफाइड सम 2000 मोनोसिलेबिक रूट्स विच विथ द एडिशन ऑफ prefixes, suffixes and inflections were thought to provide all the words of the language, है ना। इन्होंने अप्रोक्सीमेट लगभग 2000 क्या किया, मोनोसिलेबिक का मतलब है एक पदी रूट को ढूंढा है, जिससे क्या होता है, प्रेफिक्स निकल के आता है, सफिक्स निकल के आता है और कुछ इन्फ्लेशंस निकल के आते हैं। फिर आगे क्या होता है, दाउ द अर्ली एटिमोलॉजिस्ट। देखिए एटिमोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो शब्द बनाने वाले, तो जो मतलब पहले के एटिमोलॉजिस्ट थे, है ना, वर करेक्ट इन द प्रिंसिपल, है ना, मतलब वो अपने सिद्धांतों में सही थे। दे मेड मेनी एरर्स एंड फॉल्स डेरिवेशंस। यद्यपि उन्होंने क्या किया था कि कुछ गलत धारणाएं उत्पन्न की थी। एंड स्टार्टेड अ प्रीसिडेंटेड विच प्रोड्यूस्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स इन मेनी ब्रांचेस ऑफ इंडियन थॉट्स, है ना, मतलब उन्होंने जो भी किया था उसके बेसिस से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए। फिर आगे क्या है, दाउ इट फेम्स is much restricted by its स्पेशलाइज्ड नेचर, है ना, इसका जो स्पेशलाइज्ड नेचर है इसके बारे में होता है। फिर आगे देखते हैं, देयर इज नो डाउट दैट, इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्निस ग्रामर, जो पार्नी का ग्रामर है, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। मतलब ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ऑफ एनी एंशिएंट सिविलाइजेशन। मतलब जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसके संदर्भ में ना पाणिनि का ग्रामर बहुत ही बड़ा है। एंड द मोस्ट डिटेल्ड एंड साइंटिफिक ग्रामर कंपोज्ड बिफोर द 19th सेंचुरी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, मतलब 19वीं शताब्दी से पहले किसी भी मतलब संसार के किसी भी भाग में खोजा गया सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से कंपोज मतलब रचना मानी जा सकती है। तो देखिए ये पैसेज आपने पढ़ा। अब देखिए एक चीज आपको बता दें कि जब कभी भी आपको इंग्लिश का पैसेज पढ़ना है तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम एक एक वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करना है। आपको पढ़ने का मतलब है कि थोड़ा सा ना आपको इसके भावना को समझना है कि ये कहना क्या चाहता है, इसके टोन को समझना है। अगर इसका टोन एक बार आप पकड़ लेते हैं तो इसके बाद क्वेश्चन जो भी जिक्र किया जाएगा आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या जिक्र किया गया। आपने पैसेज पढ़ा, कुछ कुछ आपको मिला। देखिए इसमें स्पेशल ना पाणिनि की बात की गई है, उनके ग्रामर की बात की गई है, उन्होंने जो जो चीजें देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पाणिनि का बात किया गया, है ना, इसको हम लोगों ने टिक कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्री सपोजेस जो अर्लियर ग्रामेरियन है इसको आप पकड़ लीजिए, है ना, रूट को पकड़ लीजिए। 2000 मोनोसिलेबिक रूट्स हो गए, इसको आप पकड़ लीजिए। तो ऐसे जो मेन पॉइंट्स है ना, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो आगे आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, विच ग्रामर बुक इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक। मतलब कौन से ग्रामर की बुक है जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक कंसिडर की जाती है। तो पूरे पैसेज में जिक्र किया गया था पाणिनि का, इसका मतलब है कि पाणिनि का ही होगा, है ना। तो पाणिनि, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ वर्ड। देखिए आपने देखा था ना 2000 के आसपास रूट मिले थे, तो इसमें सीधी सी बात है कि रूट जो है ना, रूट बेसिक एलिमेंट से, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे क्या जिक्र किया गया, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको ये ब्लैंक भरना है। द अर्ली एटमोलॉजिस्ट डिवाइस्ड प्रिंसिपल, जो मतलब प्रारंभ के एटमोलॉजिस्ट थे उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। देखो आपने पीछे पढ़ा था, देखिए यहाँ पे आपको पैसेज में दिखा देते। देखिए शुरू में क्या हुआ था कि मतलब यहाँ पे देखिए कहाँ गया,
अब इन्होंने प्रिंसिपल दिया था, है ना। देखिए वर्क करेक्ट, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये लाइन क्या दिया गया है, दाउ द अर्ली एटमोलॉजिस्ट वर्क करेक्ट इन प्रिंसिपल, तो अपने प्रिंसिपल में करेक्ट थे, है ना, मतलब समय के हिसाब से करेक्ट। तो इसमें देखते हैं क्या फिल किया जाएगा। देखिए देवर पार्शियली करेक्ट, ऐसा जिक्र नहीं किया गया। अब मतलब यहाँ पे पार्शियली इनकरेक्ट ये भी नहीं बोला गया, देवर करेक्ट ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तो सी को आप फिल कर लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29 दिया, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब इन सेंटेंस का जो ब्लैंक है इसको आपको फिल करना है। इसमें दिया है पार्निस ग्रामर गिव, अब पार्नी का ग्रामर क्या करता है, मतलब देता है टू संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज को क्या देता है, तो स्टेबिलिटी देता है। आपने देखा था इन्होंने क्या किया था, स्टेबलाइज किया था, तो इनस्टेबिलिटी नहीं हो जाएगा, स्टेबिलिटी सही होगा, बाकी आगे इन दो को देखने की जरूरत ही नहीं। तो 19 का विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया, देखिए हु मेड मेनी एरर्स एंड फॉल्स डेरिवेशन, मतलब किन्होंने बहुत से एरर्स दिए थे, फॉल्स डेरिवेशन दिए थे। तो देखिए जो अर्लियर ग्रामेरियन थे ना, मतलब प्रारंभ के ग्रामेरियर थे, उन्होंने क्या किया था, जो फॉल्स डेरिवेशन दिया था उन्होंने दिया था, है ना, लेकिन वो अपनी जगह पे सही थे क्योंकि वहां तक चीजें उतनी विस्तृत रूप से फैली नहीं हुई थी। तो यहाँ पे पार्नी नहीं होगा, है ना, पतंजलि भी नहीं होगा, अर्ली ग्रामेरियंस, इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आप पैसेज को एक बार पढ़ेंगे, आपको अगर पैसेज का टोन समझ में आता है ना, पैसेज कहना क्या चाहता है ये आपको समझ में आता है, तो आप आराम से क्वेश्चंस बना लेंगे और 5 नंबर ये बिल्कुल फ्री के मिलते हैं, आराम से आप एकदम कर लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ आपको पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने का मतलब उसमें समझना है। अब ऐसा नहीं कि पैसेज को एकदम पूरी तरीके से आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तभी आपका आंसर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 21 दिया है। 21 में क्या है, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अंडरलाइन वर्ड, है ना, जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे मतलब मिस्टेक है, अंडरलाइन किसी को नहीं किया गया, मैं सबको बताता हूँ कौन क्या है। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, है ना, मतलब टेक आफ्टर, देखिए एक तरीके से पूरा टेक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, है ना। तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे ये कुल मिला जुला करके एक फ्रेजल वर्ब है ना। अगर हम लोग एक एक वर्ड्स को देखने जाएं, एक एक वर्ड्स क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका ही हो गया, ही क्या है, सब्जेक्ट है ना। देखिए टेक आफ्टर जो होता है, टेक आफ्टर ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक। अगर फ्रेजल वर्ब आप देखेंगे, फ्रेजल वर्ब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, इसमें एक वर्ब होता है और एक इसके साथ प्रीपोजिशन होते हैं। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो टेक्स्ट जो हो जाएगा, देखिए ये आपका नाउन रहा, मतलब सॉरी नाउन बोल रहे हैं, प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रोनाउन है ना। इसके बाद ये आपका वर्ब हो गया, ये आप देखेंगे तो आपका ये प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन। अब इसके बाद ये देखिए हिज फादर, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इसको आसानी से पिता की बात की जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं कि इसमें कौन क्या है। अब इसमें जिस पर भी अंडरलाइन किया गया हो तो आप आसानी से उसको कर लेते। देखिए ही प्रोनाउन है, टेक्स्ट क्या है, वर्ब है, और आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, हिज फादर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मैंने पूरे को एक साथ नाउन बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे आप आसानी से कर लेंगे। अब जिस पर अंडरलाइन रहा होगा वो आपका उत्तर बनेगा। तो ऐसे आप हाल फिलहाल देखेंगे तो एडवर्ब कोई नहीं है ना, एडजेक्टिव कोई नहीं है ना, कंजंक्शन कोई नहीं है। तो इसमें अगर अंडरलाइन किया भी होगा तो अंडरलाइन किया जाएगा हमेशा आफ्टर को, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन सही उत्तर बनेगा, तो इसको अंडरलाइन किया गया होगा जब ये क्वेश्चन बना होगा तब, तो प्रीपोजिशन इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 22 नंबर पे क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आपको क्या करना है, मतलब इसको ब्लैंक को फिल करना है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, ये रूल जो है ना सब पर समान रूप से अप्लाई होता है, तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 23 पर क्या जिक्र किया गया, ही सेड, उसने कहा, अलास आई एम अनडन, मैं काम को पूरा नहीं कर पाया। इसको क्या करना है ना, इसको मतलब कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो देखो यहाँ पे अलास मतलब दुख की बात हो रही है। देखिए ही लैमेंटेड, अब उसने बिलाप किया। अब देखो सीधी सी बात है, अब काम को पूरा नहीं कर पाया तो ऐसा नहीं कि बिलाप करने लगेगा, रोने लगेगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा, पहला गलत हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, दूसरे में क्या विकल्प दिया है, देखिए ही एक्सक्लेम्ड सैडली, उसने दुख के साथ व्यक्त किया, दैट मतलब कि ही वाज अनडन, जब वह काम को पूरा नहीं कर पाया। ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है, तो 23 का उत्तर बनेगा बी, ठीक। अब इसमें इन दोनों में क्या गलती, इसको देख लेते। देखिए यहाँ पे ही फेल्ड सॉरी टू से दैट ही इज डन, अब देखो ये अनडन की बात किया गया, यहाँ पे डन है तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें ही रिपीटेड, अब रिपीटेड का कोई जिक्र ही नहीं है ना, क्योंकि भाई वो बिलाप मतलब दुख के साथ कहेगा, सैडली कहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 24 नंबर के प्रश्न पे यहाँ पे क्या बोला गया, चूज द करेक्ट पैसिव एस। अब पैसिव एस चूज करना है। व्हाई डिड यू नॉट गिव
हिम प्रॉपर एडवाइस, आपने उसे प्रॉपर एडवाइस क्यों नहीं दिया। देखो यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे डिड नॉट मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, तो जिसमें भी वाज हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वो पहले ही गलत हो जाएगा। देखिए आप देखिए यहाँ पे दिया वाई ही वाज, मतलब ये चल सकता है, अभी हम आगे नहीं चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे वाई प्रॉपर एडवाइस डिड नॉट, देखो यहाँ पे वाज नहीं तो ये पहले ही कट गया है ना, क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पे सही होगा ही नहीं है ना। आगे वाई वाज ही नॉट गिवन प्रॉपर एडवाइस बाय यू, है ना। फिर आगे वाई ही वाज नॉट गिवन बाय यू प्रॉपर एडवाइस। अब देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। तो देखिए पहला क्या है, वाई ही वाज नॉट गिवन। देखिए आप समझिए यहाँ पे वाई है, वाई के बाद डिड लगा है तो यहाँ पे वाई के बाद वाज लगना चाहिए, जब वाज लगना चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा, और वाई के बाद वाज देखो खाली यहाँ पर लगा है, इसमें भी नहीं लगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये मैं मतलब एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप चाहे तो ऐसे डायरेक्टली कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है आप आराम से कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया, अगला प्रश्न दिया चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू मीनिंग इन ऑड, मतलब ऑड का अपोजिट क्या है, तो ऑड का अपोजिट, ऑड मतलब विषम होता है, इवन मतलब सम हो जाएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही बन जाएगा। बाकी अगर इन सब की बात करें तो क्वेर का मतलब होता है विचित्र, मतलब जो कोई भी चीजें विचित्र है, मतलब या फिर इसका एक मतलब होता है समलैंगिक पुरुष, तो आप ये बोल सकते हैं। ग्लेयर का मतलब चमक होता है, और स्मार्ट का मतलब आपको पता ही है, ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 26 में दिया है आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द प्लॉजिबल, है ना। प्लॉजिबल जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो देखिए इसमें ऐसे टिक भी किया गया है ना। बिलीवेबल, तो बिलीवेबल का मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ा सा तो जो प्लॉजिबल है ना, प्लॉजिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय या फिर मुमकिन, ये चीज है। तो अगर प्रशंसनीय के संदर्भ में देखेंगे तो एप्रिसिएबल सही आंसर बनेगा, है ना। और अगर मुमकिन के संदर्भ में देखेंगे तो बिलीवेबल इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अब देखिए प्रॉब्लमैटिक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात हो रही है प्लॉजिबल, प्रॉब्लमैटिक तो बनेगा नहीं, है ना। कॉस्टली भी नहीं बनेगा, महंगा सस्ता की बात ही नहीं, है ना। प्रोबेबल ये भी नहीं बनेगा, तो बिलीवेबल बिल्कुल इसका उत्तर सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27 क्या दिया, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये जो मतलब यहाँ पे दिया ना, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें आपको एक ईडियम चूज करना है, किसके लिए, फॉर गुड के लिए। तो फॉर गुड जो होता है ना, फॉर गुड का मतलब होता है अंतिम रूप से, अंतिम रूप से। अब यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा देखना है जिसका अर्थ है अंतिम रूप से या हमेशा के लिए। देखिए गोविंद हैज लेफ्ट द कंट्री, गोविंद ने कंट्री छोड़ दिया, अंतिम रूप से मतलब हमेशा हमेशा के लिए, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं बनेगा, फॉर एवर इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प बी, गोविंद ने ये देश हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 28 पे क्या जिक्र किया गया, fill in the blank in the given sentences with the correct preposition। आपको प्रीपोजिशन भरना है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये गिव एक वर्ब है, वर्ब के साथ अगर आप प्रीपोजिशन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ना कमेंट करना है। जैसे देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको पहले बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 का अगर जिक्र करें, 28 में अगर भरेंगे ना तो गिव अप इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गिव अप का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना, मतलब त्याग देना, है ना। तो इसमें डी सही हो जाएगा, लेकिन आपको एक काम करना है कि इसमें जितने फ्रेजल वर्ब बनेंगे मतलब से गिव इन, है ना, इसका सही अर्थ क्या होगा, गिव विथ, इसका सही अर्थ क्या होगा, और साथ में गिव अवे, इसका सही अर्थ क्या होगा। इन तीनों का उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक, ये इन तीनों को कमेंट करना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 29 में क्या बोला गया, 29 का क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है आपको कि फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो यहाँ पर भी देखिए ये एक तरीके से फ्रेजल वर्ब की कहानी है ना। देखिए मेड विथ का मतलब होता है साथ साथ चलना सॉरी फ्रेंड्स, साथ चलना है, साथ बनना। देखिए एट लास्ट ही मेड विथ हिज माइंड टू सपोर्ट अस, मतलब उसने यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है ना। देखिए मेड ऑन भी नहीं होगा, है ना। मेड अप का होता है मतलब एकदम विचार बना देना, तो इसमें मेड अप भरा जाएगा, है ना। उसने अपना विचार बना लिया कि एकदम अच्छे से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मेड अप की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है गिव ओपिनियन, मतलब अपना विचार देना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30 में दिया है फाइंड आउट द वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग सही नहीं है। यहाँ पे परमिशन मतलब बिल्कुल सही दिख रहा है, एम्बिशन बिल्कुल सही दिख रहा है, एडमिशन देखिए एडमिशन यहाँ पे गलत दिख रहा है, एडमिशन की मीनिंग जो है गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो देखिए आज की हम लोग की दूसरी प्रैक्टिस सेट रही है ना, तो इसके बाद हम लोग और भी प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। चलिए